तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये बड़ी गंभीर समस्या है, और खासकर ये एडल्टहुड यानी जवानी में होती है। अर्ली एडल्टहुड कह सकते हैं, अर्ली एडल्टहुड में ये होती है। 30 साल के आसपास ये बीमारी जब शुरू होती है, तो 30-32 के आसपास शुरू होती है, और इसकी शुरुआत लोअर बैक पेन से होती है। लोअर बैक पेन में दर्द शुरू होता है। और इसमें क्या होता है कि बोन्स जो हैं, स्पाइन बोन फ्यूज हो जाती हैं, खासकर ये स्पाइन बोन्स फ्यूज हो जाती है, मतलब जुड़ जाती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड की बोन्स होती हैं, उसमें आपने देखा है, जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि उसमें बीच में गैप होता है, लेकिन एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर वो स्पॉन्डी एन आएगा, वो जुड़ जाता है, यानी उसमें मूवमेंट खत्म हो जाती है। और क्या सिम्टम होते हैं? सिम्टम क्या होते हैं? लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी जम जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पेशेंट जो है अपनी मूवमेंट नहीं कर पाता। जैसे कई लोगों की गर्दन ऐसे जम जाती है, वो ऐसे 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 कोई गर्दन मूव नहीं कर पाते, वो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे चलते हैं, पूरा घूमते हैं। तो ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का एक सिम्टम होता है कि ये कमर की बीमारी है और बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो पेशेंट ना आगे मुड़ पाता है, जिनको कमर में आ जाती है तो वो आगे पीछे नहीं मुड़ पाते, जिनकी गर्दन में आ जाता है वो गर्दन नहीं घुमा पाते, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और अगर रिब्स में चली जाए तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है, रिब्स भी आपस में जुड़ने लगती हैं। रिब्स समझते हो ना, जो छाती की रिब्स होती हैं, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, दम घुट सकता है, लंग्स फैलते नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी, रिब्स में भी जा सकती है ये। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के कई केसेस हमने किए हैं, पूरी तरह तो ठीक नहीं किए, पर उनकी हेल्प काफी करी है, काफी हद तक हेल्प हो जाती है, काफी हद तक पेन खत्म हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को लगातार फीवर भी बना रहता है, हल्का हल्का थकान रहती है, और ये ज्यादातर आदमियों में होती है, औरतों के मुकाबले आदमियों की बीमारी ज्यादा है। ठीक है। ये आंख में भी इन्फ्लेमेशन पहुंच जाती है, तो आंखों को हिलाने डुलाने में भी आदमी को दर्द होने लगता है, आंख हिलाना डुलाना भी उसके लिए मुसीबत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, नो क्योर, इसका कोई इलाज एलोपैथी के अंदर या मॉडर्न मेडिसिन के अंदर नहीं है। तो समझ में आ गया, स्पाइन बोन जब फ्यूज हो जाती हैं उसको बोलते हैं एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ये तो इसकी डेफिनेशन, इसके ये सिम्टम्स हैं। और अब दूसरी बात ये आती है कि इसका क्योर क्या है। डेफिनेशन, सिम्टम और क्योर, तीन चीजें आपको हर बीमारी के बारे में पता होनी चाहिए कि वो बीमारी है क्या। और एक और चीज होती है डायग्नोसिस, उसको डायग्नोस कैसे करना है। तो डायग्नोसिस तो एग्जामिनेशन से होगा, या एमआरआई करके भी हो सकता है। अगर आपको कोई शक पड़ रहा है, किसी को अर्ली स्टेज है, मूवमेंट नहीं हो रही है, गर्दन या कमर लगातार जुड़ती जा रही है, तो एमआरआई या एक्सरे करा सकते हैं, उसमें निकल के आएगा एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो रहा होगा। अगर कोई पेशेंट मेल है, 30 के आसपास है, तो उसका ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं हो रहा, इस पर शक जाना चाहिए। अगर कोई इस तरह का पेन लगातार बना हुआ है और मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होती जा रही है, धीरे धीरे हिला डुला नहीं जा रहा, और बुखार भी है हल्का हल्का, तो एमआरआई करा के इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है। जनरली एक इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक जीन होती है HLA27, ये जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर किसी के अंदर ये जीन्स है, तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में उनको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होगी। ये इतना समझने की, ये थोड़ा समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ।
अगर कभी किसी के अंदर ये जीन्स निकल आती है, इससे आंखों के अंदर भी मैंने एक पेशेंट को देखा है, कई सालों तक मैंने उनका इलाज किया, आंखें उनकी अजीब से लाल हो जाती थी, मूवमेंट नहीं होती थी, बड़ा प्रॉब्लम में आंखें दर्द हो जाती थी। ये HLA-27 जीन उसके अंदर थी, ये डायग्नोज किया था आर्मी में, आर्मी पेशेंट थे। तो HLA-27 जीन्स होने से भी ये इनिशियली अगर डायग्नोस हो गई तो समझ में जाइए कि उसको ये एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस तंग करेगा बाद में जाके। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जीन्स होगी तो आएगा ही आएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, हेरिडिटी हो जाती है। ठीक है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं। आईज में चली जाती है इन्फ्लेमेशन, तो आंखें लाल हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है। तो हार्ट में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, मेंटेनेंस कैसी है, और कैसे इसको ठीक करना है। ट्रीटमेंट, एलोपैथी में क्या इलाज है। एलोपैथी में कोई खास इलाज नहीं है इसका, सिवाय पेन किलर दे देते हैं। तो एलोपैथी में तो पेन किलर देते हैं। फिजियोथेरेपी में भी कुछ हद तक इसका मैनेजमेंट होता है। फिजियोथेरेपी करेंगे तो क्या करेंगे कि डायथर्मी, सिकाई, और इसके अलावा कुछ मूवमेंट, लगातार एक्सरसाइज कराना। पेशेंट अगर लगातार मूवमेंट करेगा तो जो उसके जॉइंट फ्यूज हो रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। पर ठीक नहीं हो सकता फिजियोथेरेपी से, क्योंकि फिजियोथेरेपी मैनेज कर रही है पेशेंट को किसी तरह से। अगर इन्फ्लेमेशन आइज वगैरह में पहुंच गई है तो भी फिजियोथेरेपी कोई खास रोल नहीं प्ले कर पाती। फिर होम्योपैथी में क्या इलाज है इसका, क्या होम्योपैथी के अंदर कोई इसका रोल है, क्या इसका इलाज है। होम्योपैथी एक कंप्लीट साइंस है, किसी भी चीज का इलाज हो सकता है, लेकिन इसमें भी मैनेजमेंट देखा है और कई पेशेंट ठीक होते हुए भी देखे गए हैं। आयुर्वेद के अंदर इसका क्या इलाज है। आयुर्वेद में इसका इलाज है, कोई खास इलाज हमने आयुर्वेद में अभी तक इसका देखा नहीं है। कोई पेशेंट मैंने नहीं देखा जो आयुर्वेद में एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का बिल्कुल पूरी तरह से खाली दवाई खा के ठीक हो गया हो। एक भी पेशेंट मेरी नज़र में, मेरे कैरियर में 20-22 साल में नहीं आया जो ये कहे कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ, और कई अगर कोई कहता है कि वो आयुर्वेद से इसको ठीक कर सकते हैं तो मेरे पास कई पेशेंट हैं, मैं उनको भेज सकता हूँ। तो प्योर आयुर्वेद से नहीं हुआ, पंचकर्मा भी कराया, थोड़ा रिलीफ ही मिलता है, पेन में आराम मिलता है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन पूरी तरह से पेशेंट ठीक नहीं होता। अब एक्यूपंक्चर के अंदर क्या रोल है। एक्यूपंक्चर के अंदर इसका रोल फिर रेस्ट्रिक्टेड रोल है, क्योंकि जो बोन अगर फ्यूज हो गई है उसको आप किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते। एक्यूपंक्चर के अंदर भी इसका रोल बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन एक्यूपंक्चर भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता है, पेन कम कर सकता है, और इसको आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन जो बोन फ्यूज हो गई है वो मेरी नज़र में कोई अभी तक ऐसा केस नहीं आया जो ये कहे या इसको ये कहे कि बिल्कुल उसकी इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ गई। मैंने कुछ केसेस किए हैं इसके कि उसके थोड़ी बहुत उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, स्टिफ दर्द कम हो जाता है और स्टिफनेस खत्म हो जाती है। तो इतना होने से भी पेशेंट की लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। तो एक्यूपंक्चर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट की लाइफ को आसान कर सकता है अगर ये सारी चीजें साथ की जाएं तो। जैसे कि एक्यूपंक्चर करने के साथ साथ अगर कुछ एक्सरसाइजेस भी हम अपने यहाँ रिकमेंड करते हैं, खासकर हम ये कहते हैं कि आपको अपनी मूवमेंट कमर की रोज रखनी है, रोज वॉक करना है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना हम एक्यूपंक्चर से करेंगे, जितना वो रिलैक्स होएगी मसल, उतना आपने उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना जरूरी है, नहीं तो वो फिर से दोबारा से जम सकता है।
उसी तरह से कुछ आयुर्वेदिक तेल देकर भी उसको पेशेंट को कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह की इन्फ्लेमेशन है, बहुत स्ट्रांग मसाज नहीं करनी है। कमर में बहुत स्ट्रांग मसाज ठीक नहीं है, लेकिन कमर की सिकाई करने से बहुत हेल्प मिलती है। एलो एक्यूपंक्चर के हिसाब से ये एक कोल्डनेस सिम्टम है, एक्सिस ऑफ कोल्डनेस। तो बॉडी के अंदर अगर हीट बढ़ाई जाए तो जो बोन फ्यूज हो गई हैं वो धीरे धीरे अलग भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये जितनी भी थेरेपी है हमारी, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरेपी है, सब की सब अपना जो रोल है वो एक लिमिटेड पार्ट तक करती हैं। मैं इस केस में कहूँगा कि एक्यूपंक्चर भी अगर बहुत लेटर स्टेज में पेशेंट हमारे साथ आता है, हमारे पास आता है, तो एक्यूपंक्चर भी कुछ हद तक ही इसमें हेल्प कर सकती है। क्या मसाज थेरेपी इसमें कोई हेल्प कर सकती है? मसाज इसमें हेल्प कर सकती है? नहीं। मसाज अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो मसाज नहीं करनी चाहिए एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में भी फैल सकती है, दूसरे जॉइंट्स में भी जा सकती है। हल्के हाथ से कोई हल्का फुल्का तेल लगा के सिकाई की जा सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग मसाज नहीं करनी चाहिए। नेचुरोपैथी भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकती है। नेचुरोपैथी एक्चुअली बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मड थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। मड पैक स्पाइन के ऊपर लगाने चाहिए, स्पाइनल बाथ देना चाहिए। एक स्पाइनल बाथ नेचुरोपैथी के अंदर होता है, मैं सिखाऊंगा आपको स्पाइनल बाथ कैसे देते हैं और मड पैक कैसे लगाते हैं। मड पैक लगाना चाहिए एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में, तो बॉडी क्लीन होती है और ये ठीक हो सकता है। अब जितना मैंने यहाँ तक बताया है, आपके सवाल कोई हो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ ले, और जरूरी है कि आप पूछ लें, एक एक करके बताएं। धीरज, आपको ये कोई चीज़ समझ में आ गई है? अपना ऑडियो ऑन करें और जरा मैंने जो बताया है वो उसके बारे में आप बताइए, क्या सीखा आपने, क्या जाना और क्या चीज़ समझ में आई। गुरुजी बहुत अच्छा लगा जान के कि और किस किस थेरेपी में इसका इलाज है या नहीं है। मेरे पास तो कोई क्वेश्चन है नहीं है गुरुजी। बहुत अच्छा लगा है जान के कि किस थेरेपी में कितना इसका रिजल्ट है या नहीं। आपके हिसाब से आपने कोई केस किया हो, कोई आयुर्वेदिक दवाई हर्ब आप बताना चाहें, या आपको पता नहीं, पता हो तो कोई बात नहीं है, आपने कोई इस तरह का नहीं किया हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ आपके नज़र में है, क्योंकि कई पेशेंट हमारे पास आए, हमने सबकी हेल्प की है और सबको हेल्प मिली है, लेकिन पूरी तरह से मेरे को एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के केस खासकर एडवांस स्टेज में जो पिछले 5-10 साल से परेशान थे, नहीं हो पाए ठीक। तो अगर ऐसी, क्योंकि कई लोग ना, उन्होंने मतलब जमीन आसमान एक कर दिया ठीक होने के लिए, वो 20-20 दिन तक भूखे भी रहे, आयुर्वेद के क्या क्या कड़वे काढ़े उन्होंने पिए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अगर किसी के पास इस तरह का कोई चीज है तो वो कर सकते हैं। एक्चुअली में गुरुजी एक्यूपेंचर से जुड़ने का मेन कारण मैडम यही बीमारी। मैडम मैं ना अभी अभी कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा था, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं क्लास में हूँ, जरा क्लास कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। ओके ओके मैम, ओके ओके। क्या क्या बता रहे हैं आप अपनी स्टोरी? इस एक्यूपंक्चर से जुड़ने का यही कारण है, बताएं इसके बारे में, क्या आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। ये एक्चुअली में हमारे गांव में दो लड़के हैं गुरुजी, दोनों भाई हैं और दोनों को यही प्रॉब्लम है। तो एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट से उनको काफी रिलीफ मिला। उनको तो पेन किलर उनके बंद हो गए जो उनके लगते थे। इंडियन स्पाइनल हॉस्पिटल है कोई वसंत सिंह में, हाँ। उसने बताया कि 1000 रुपए का एक इंजेक्शन लगा मेरे को, 6 महीने बाद फिर लगता है। तो उसकी हालत इतनी खराब थी और वो पहले दिन से कह रहा था यार मेरे को तो बड़ा रिलीफ है एक्यूपेंचर से। और पहले दिन से ही मतलब उसकी पेन किलर बंद हो गई थी जो बचपन में दी थी, उसने पहले दिन से ही बंद। तो बिल्कुल मैं इस ठीक चीज है। से हैरान था, ज्यादा पुरानी नहीं, 4 महीने पुरानी बात। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। तो मेरा जो समझ एक्यूपंक्चर से पेन, मैंने जैसे कहा कि इसमें अगर बहुत एडवांस स्टेज हो जाए तो उसमें पेन रिलीफ, फ्लेक्सिबिलिटी यही कर सकते हैं।
लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर डायग्नोसिस होता है तो बिल्कुल इसको प्रोग्रेस होने से रोका जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी और पेन को मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर पेशेंट लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रख रहा है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रख रहा है, तो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का केस को बिल्कुल ठीक, काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। बट सवाल ये है कि बहुत इनिशियल स्टेज में पेशेंट का पता लगना चाहिए। अगर वो 8, 10, 12 साल में आ रहा है तो फिर उसका पेन ही खत्म कर सकते हो, और पेन भी तब तक मेंटेन रहेगा जब तक पेशेंट हेल्प कर रहा है। जिस दिन आप ट्रीटमेंट छोड़ देंगे और पेशेंट ने फिर से अपने आप को वो करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज वगैरह नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज नहीं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं, तो फिर वो वापस पेन आ जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है पेशेंट का ना, इस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट। और एक और चीज है, इसमें डाइट का भी कुछ रोल होता है। डाइट जो इस तरह की इन्फ्लेमेटरी डाइट होती है, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाली डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डाइट है दूध। खासकर ये जो जर्सी गाय का दूध है, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और भैंस का दूध भी ठीक नहीं है। तो जिसको हम आजकल गाय का दूध कहते हैं, वो दूध नहीं है, पॉइजन है। जर्सी गाय का दूध तो बहुत जहर है। जो 20-20, 25-25 किलो दूध दे रही है, वो एक्चुअली गाय क्या है, वो भैंस की भी भैंस है। उसमें गाय के दूध जैसी कोई क्वालिटी नहीं है, वो कहने को गाय है। समझ रहे हैं आप? तो वो बड़ा इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। हाँ, और कौन है? किरण, आप बताओ, आप क्या समझी, और इसका नाम क्या है बीमारी का, इसके सिम्टम क्या है, इसका क्या क्या इलाज होता है? अब आप बाकी थेरेपी ना भी बता पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्यूपंक्चर में कैसे करते हैं, कौन कौन से पॉइंट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पॉइंट जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर इसका आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस समझ में आ जाएगा क्या क्या। जी बताएं। ठीक। हम्म, नाम है एंकोलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। हम्म। एक पेशेंट मैंने सर कहते लास्ट ईयर मैंने अटेंड किया था। जी। मैंने मतलब स्पाइन मसाज दी थी, और मेरे पास वो मोक्सा रोलर है ना, मैंने मोक्सा रोलर भी उनको किया था। और जी। मैंने यहाँ पे मेथी दाना लगाया था स्पाइन के पॉइंट पे, तो उनको काफी रिलीफ मिला था। लेकिन वो मतलब इंडिया के बाहर के थे, तो ज्यादा दिन ट्रीटमेंट नहीं करा पाए। लेकिन जितना भी उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लिया ना, तो उनको रिलीफ मिला। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं और ऐड भी कर दूं। पहली चीज तो ये है कि रिलीफ मिला कोई वर्ड नहीं है। रिलीफ तो देखो हर चीज से मिलता है। आदमी एक पेन किलर खा ले तो उसको रिलीफ मिलता है। अगर आदमी 2 पैग मार के सो जाए तो बोले जी मेरे को बड़ा रिलीफ मिला दारू से, दारू बढ़िया है, मैं दिन में 2 बार दारू पी ले करूंगा। रिलीफ तो आपको हर चीज से मिल सकता है। अगर आदमी एक 3 घंटे फिल्म देख रहा है तो अपने दर्द को भूल जाता है, 2.5-3 घंटे आराम से फिल्म देख लेता है, और हॉल से निकल के उसको फिर दर्द हो जाता है। तो रिलीफ एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए एक्यूपंक्चर वाले और एक्यूप्रेशर वाले तो सबसे ज्यादा बदनाम हो गए। क्योंकि पेशेंट तो बड़ा खुश, एक बार तो वो पेशेंट को बड़ा खुश कर देते हैं, क्योंकि यार देखो 1 मिनट में मेरा दर्द गायब कर दिया, लेकिन 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो दर्द और बढ़ के आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाते, वो फिर कम कर देते हैं। वो फिर पेशेंट आ जाता है, फिर कहता है यार ये तो ऐसे ही है, जब तक कराते रहो तब तक ठीक है। तो ये रिलीफ कुछ नहीं है। पेशेंट को पहले दिन से हमें मैनेज समझा देना चाहिए कि आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है सर, आपको कोई चनक नहीं आई हुई है। आपको कोई चनक नहीं आई हुई कि मैंने एक दिन में आपकी नजर कमर की चनक उतार देनी है। ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ये कांस्टेंट मैनेजमेंट मांगती है। इसमें आपको 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन हमें देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर दर्द आए, आपको फिर आना पड़ेगा। ये पेशेंट को बिल्कुल क्लियर करना है। मेरे से पढ़ने का मकसद ही ये है कि आप पेशेंट को बिफोर हैंड ये चीज क्लियर कर दें। ये अनाड़ियों जैसे बातें आप करेंगे तो वो आपको बोलेगा आप पागल बनाते हो यार, वो ठीक कर देते हो फिर वैसे ही ठीक कर देते हो फिर वैसे। लेकिन जब उसको क्लियर कट आप बता दोगे कि ये एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ये कोई कमर दर्द नहीं है, और इसका कोई इलाज ना इंडियन स्पाइनल में है, ना एम्स में, ना अपोलो में है, हम आपको ये जो बता रहे हैं इसी से ऐसी तरह से ठीक होगा।
और मैं एक बात बतानी भूल गया, इसने बिल्कुल सही याद दिलाया, मॉक्सिब्यूशन थेरेपी इसमें बहुत इफेक्टिव है। मैंने जैसे कहा कि ये कोल्डनेस सिम्टम है, जहां पर भी कोल्डनेस सिम्टम होता है वहां मॉक्सिब्यूशन बहुत इफेक्टिव होती है। ये बिल्कुल सही कह रही है, अगर हल्के हाथ से मसाज करके मॉक्सिब्यूशन की जाए तो इमीडिएटली कमर के अंदर उसको रिलीफ मिलेगा। इस केस में निडल के साथ साथ मॉक्सिब्यूशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। मैंने जब एक बार लगाया था एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के, तो मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कमर के अंदर से बर्फ पिघल रही है। मुझे अभी आज भी उसकी वर्ड याद है, और ये बात मेरे पर 20 साल पुरानी है। मैंने एक्यूपंक्चर शुरू किया था, मैंने एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस शुरू ही की थी, तो मैं बड़ा उत्साहित रहता था फीडबैक लेने के लिए कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है, उसने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर के अंदर बर्फ जमी हुई थी और वो पिघल रही है, क्योंकि मैंने कोल्डनेस सिम्टम के हिसाब से उसको हीट थोड़ी सी उसकी इंक्रीज की थी कमर की। तो ये अगर आप डायग्नोसिस करके, मैं शुरू से ही इसको ची के हिसाब से समझने लगता था, तो अगर आप शुरू से इसको समझने लगेंगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने लगेंगे। लेकिन ये बात क्लियर करनी जरूरी है कि पेशेंट को लगता है कि आपने एक दिन में इतना ठीक कर दिया, दर्द मेरा चला गया है, अब तो मैं ठीक हो गया, तो उसको ये पहले बोलना पड़ेगा कि भाई ये इसमें एक दिन में कुछ नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। और ये तभी बोल पाएंगे जब एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के बारे में इन एंड आउट ऑफ सब कुछ जानते होंगे। अगर आप अनाड़ी जैसे बातें करेंगे तो, अब जैसे ये किरण बोल रही है इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन वो इसको तवज्जो नहीं देंगे, वो कहेंगे ऐसे ही हो गया होगा। अगर ये पहले से समझा देगी सर ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, आपकी बोन फ्यूज हो रही है, आपको तो अपोलो और एम्स भी ठीक नहीं कर सकते, तो वो इस बात को समझेंगे। बहुत अच्छा बताया किरण ने। तो किरण आप बताइए और क्या जानती हैं एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, क्या सिम्टम होते हैं एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के, और डायग्नोज कैसे करना चाहिए? सर ज्यादातर स्पाइन कहते हैं मतलब कि हार्ड हो जाती है, लोअर बैक भी, मिडल भी का। हार्ड नहीं बोलो, इसको बोलो कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म खत्म हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी गर्दन जैसे अकड़ जाती है, या कमर इतनी अकड़ जाती है कि आगे झुकना पीछे जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे बांस होता है ना, एकदम बांस के जैसे आदमी चलता है, ऐसे गर्दन भी उसकी अकड़ी रहती है। हार्ड नहीं बोलो, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। ये जो टॉल होते हैं लोग ज्यादा उनको बीमारी होती है, और जो खिलाड़ी होते हैं उनको ज्यादा होती है। ये गलत मैंने कहा नहीं बोला, ऐसा ये बताया मैंने, सिखाया आपको, अपने आप क्यों कहानियां बना रही नहीं, हो? बता रही हूँ आपको। ये क्या नहीं आपको बता पूछ रही हूँ। मैंने बोला ये बताओ किसी, यार आप अपने आप अपनी कहानी बना रही हो। टॉल होते हैं उनको एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कहाँ लिखा है बताओ? ज्यादा वो टॉल होते हैं ना तो आगे की तरफ ज्यादा झुकते हैं सर। और यार उनको स्पाइन की और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का क्या लेने देना है यार, बताओ उससे। यार जितना सिखा रहा हूँ आपने उतना सीखना है ना। टॉल होते हैं तो उनकी कमर में दर्द हो सकता है, कमर में स्पैज्म आ सकता है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी होगा। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ही नहीं है कमर से या चोट से किसी चीज से। और खिलाड़ियों के एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस तो कभी भी नहीं होगी, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बना के रखते हैं, उनको चोट लग सकती है, डिस्क हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होगा उनको? आप बीमारी का डिफरेंस करना सीखिए मैडम, ऐसे नहीं आप अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते। आप सर इसका अपने, प्रारंभिक लक्षण तो यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी गायब हो रही है, तो ये पहला लक्षण यही लग रहा है मेरे को तो इसका। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मैंने बताया मेल्स में सबसे ज्यादा होता है, 30 साल के आसपास बीमारी शुरू होती है ज्यादातर। ये 30 और 40 साल के बीच में बीमारी शुरू होती है। किसी 50-60 साल के आदमी को कम शुरू होगी नहीं होगी, ये 30 और 40 के बीच में ही शुरू होती है बीमारी। अगर कोई आदमी है 30-40 साल के बीच में है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है, दर्द है लगातार बना हुआ और हल्का बुखार है, तो शक जाता है कि ये एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं आ रहा। और देखिए मैंने बताया इसके सिम्टम आंखों तक जा सकते हैं, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब खिलाड़ी का इससे क्या लेने देना बताओ यार। और मैंने बताया जेनेटिक भी हो सकता है, HLA-24 इसकी जीन्स होती है, ये नुकसान कर सकती है।
तो इसका खिलाड़ी से क्या लेने देना भाई? ये अंदर की बीमारी है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जीन्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टाइप हो जाते हैं जो आदमी को आगे बीमार कर सकते हैं। इसके खिलाड़ी से ना खिलाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन से बातें मत बनाओ, ध्यान से सुनो। खिलाड़ी आप को तो सर मेडिकल कम साइंस पढ़ रहे हो तो समझना उसको पड़ेगा। स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हाँ हिम्मत, बताइए। मैंने कहा खिलाड़ी को तो सर काफी कम पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की, क्योंकि खिलाड़ी तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेन इश्यू होता है उसका, तो वो तो एक्सरसाइज बिना इस करता ही है ना, उसकी तो कम खिलाड़ी संभावना है। ये होती उनको एक बार हो जाती है तो फिर आदमी का चलना फिरना दोबारा हो जाता है। एक्सरसाइज भी नहीं करते ऐसे लोग, मैंने देखा बहुत आलसी हो जाते हैं। जी वंदना, आपकी समझ में आ गया? जी सर। तो हम एक और ब्रेक लेंगे 2 मिनट का, ये लास्ट सेशन होगा हमारा अगला 10 मिनट का। 2 मिनट का और ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद मिलते हैं फिर से।